गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 28 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे आपके साथ। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछने वाला हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब निश्चित तौर पर हमें कमेंट सेक्शन में दें। क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल लगातार चर्चा में है। आज मुझे डिस्कस भी आपके साथ करना है। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया है। तो आपको ये बताना है कि भारत के किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 269A, ऑप्शन बी है आर्टिकल 279A, ऑप्शन डी है आर्टिकल 289A या ऑप्शन डी है आर्टिकल 299A। क्लियर है? जीएसटी काउंसिल की स्थापना किस आर्टिकल के तहत किया गया है? ए 269A, बी 279A, सी 289A या डी आर्टिकल 299A। राज्यों को कोटे में कोटा तय करने का अधिकार। पहले इशू सुन लो कि इशू क्या है। इशू यहां पे दिया हुआ, पंजाब राज्य में जो है, पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में 50% का आरक्षण जो है वहाँ के वाल्मीकि समुदाय को और वहाँ के मजहबी सिखों को दिया गया था। तो पंजाब में जितना एससी के लिए रिजर्वेशन था, उस एससी के रिजर्वेशन में 50% रिजर्वेशन सिर्फ वाल्मीकि समुदाय और मजहबी सिखों को था। तो ऐसी कंडीशन में जो है पंजाब और हरियाणा ने इसे रोक लगा दिया। पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, उनका कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप एससी कम्युनिटी के तहत आने वाले सभी जातियों को समान रूप से आरक्षण देने का काम करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोटा के अंदर कोटा देने का प्रावधान करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50% आरक्षण दें और अन्य जितने भी एससी कम्युनिटी है उसको 50% आरक्षण दें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये किसने कहा? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। उसके बाद पंजाब सरकार गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के अंदर जो कोटा है उसको तय करने का अधिकार राज्यों का होगा। राज्य सरकार जो है ये तय कर पाएगी कि कोटा के अंदर कोटा कैसे हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। राजस्थान की एक जनजाति है जिसका नाम है मीना। मीना जनजाति राजस्थान की काफ़ी प्रसिद्ध जनजाति है और आपने सुना भी होगा कि कई राज्यों में कई जिला के डीएम जो है नॉर्मली मीना होते हैं। तो ये एससी कम्युनिटी, एसटी है, सॉरी, ये एसटी कम्युनिटी के हैं, एक जनजाति है मीना। ऑलरेडी ये लोग एक अच्छे लेवल पर चले गए, हर एक जगह ये लोग पहुंच हो चुकी है इनकी। कई राज्यों में कई डीएम जो हैं वो मीना होते हैं। तो क्या ये लोग जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था इन्हें मिल चुका है? तो एसटी कम्युनिटी के अदर कास्टों को भी तो अब आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली एक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या कोटा के अंदर कोटा तय किया जाना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं क्या राजस्थान सरकार को अब मीना के लिए आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए और उसकी जगह जो है अन्य जो है एसटी कम्युनिटी है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो भी मुख्य धारा का भाग बन सकें। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आप जो है कोटा के अंदर कोटा तय कर सकते हैं। यानी आप एससी के अंदर जो है, जो एससी कम्युनिटी के अंदर कोई कास्ट है, वो कास्ट का बहुत कम वेटेज सामाजिक आर्थिक स्थिति में देश के, वो कास्ट मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको अधिक आप आरक्षण दे सकते हैं। और एसटी कम्युनिटी के अंदर जो दूसरी कोई कम्युनिटी है या दूसरी कोई जाति है जिसका समाज में उचित प्रतिनिधि है तो उससे आप कम आरक्षण दे सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली चर्चा किया गया है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो मैटर है ईसी चिनैया मामले में, 2004 का मामला है, इसे जाकर के अपने कॉपी पे आप नोट कर लेना। ईसी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों की एक पीठ ने इसके विपरीत फैसला देते हुए कहा था कि एससी एसटी में उपवर्गीकरण का राज्यों को अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट आज से 2014 में 4 में सॉरी आज से 16 वर्ष पहले ऐसा डिसीजन दिया था
कि एसटी कम्युनिटी में या एसटी कम्युनिटी में आप उपवर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो मुझे लगता है कि इस डिसीजन के बाद पूरे देश भर में अब चर्चा हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ एक अन्य आयोग की मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसका नाम है रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग जो है ओबीसी के तहत उपवर्गीकरण करने का काम कर रही है, यानी ओबीसी कम्युनिटी के तहत वैसे जाति जिसका समाज में प्रतिनिधि कम है, जिसका जो है जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको किस तरह से आगे लाया जाए, उसके लिए किस तरह से अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, राइट। तो इसके लिए रोहिणी आयोग काम कर रही है। इस पर भी आने वाले समय में रोहिणी आयोग अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद देखेंगे क्या इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। लेकिन बेसिक इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि ये जो ईसी चिनैया मामले 2004 में आया था, इसमें 5 जजों की पीठ ने डिसीजन दिया है। अगर इसके डिसीजन को पूरी तरह से पलटना होगा सुप्रीम कोर्ट को, तो इससे बड़ी पीठ का निर्माण करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मिनिमम 7 जजों की पीठ का निर्माण करेगी, तभी जाकर के अपने पूर्व के निर्णय को पलट पाएगी, राइट। देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। आज का जो मेन टॉपिक मुझे डिस्कस करना है, और ये बिजनेस पेज पे भी है, जीएसटी कंपनसेशन पे राज्यों के समक्ष 2 विकल्प, 7 दिन 2 विकल्प। यहां पे देखो, राज्यों को 7 दिन का समय दिया गया है और राज्यों को 2 विकल्प का समय दिया गया है। आखिर ये मैटर क्या है? और यहाँ पे चर्चा भी हुई है एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। एक्ट ऑफ गॉड क्या है ये? हिंदी में इसे कहा जाता है दैवीय आपदा। दैवीय आपदा की स्थिति क्या होती है? एक मूवी आया था, मुझे याद है, उसका नाम है ओह माय गॉड। अक्षय कुमार की ये मूवी थी, इसमें भी इस टॉपिक पे जिक्र किया गया था। ओह माय गॉड में भी इस टॉपिक पे जिक्र किया गया था, एक्ट ऑफ गॉड। तो बेसिकली एक बार मैं फिर से शुरू करता हूं कि आखिर जीएसटी कंपनसेशन क्या है। उसके बाद मैं कल के जो है जीएसटी काउंसिल के निर्णय पे आऊंगा। जीएसटी लागू होने से पहले, जीएसटी क्या है? जितने भी भारत में अप्रत्यक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष कर को पहले केंद्र सरकार का अलग अप्रत्यक्ष कर होता था, राज्यों का अलग अप्रत्यक्ष कर होता था। इनको मिला करके एक कर बनाया गया है जिसे जीएसटी कहा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो जब जीएसटी लागू हो रहा था तो उस समय में कई राज्यों ने असहमति जाहिर की थी। सबसे पहले ये देखते हैं कि जीएसटी को कब लागू किया गया है। तो जीएसटी को भारत के 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। और इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगने वाले जितने भी प्रत्यक्ष कर है उसको विलीन एक ही कर में कर दिया गया है, जिसका नाम है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। अब देखो, जीएसटी लागू होने के समय में कई राज्य अनिच्छुक थे, कई राज्य जीएसटी लागू नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको अगर जीएसटी का नुकसान होगा, आप जीएसटी इंप्लीमेंट करो और आपको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। कितनी भरपाई करेगी केंद्र सरकार? तो एक कहा गया कि आप एक बेस ईयर डिसाइड कर लो। बेस ईयर क्या डिसाइड किया गया? 2015-16। इस बेस ईयर में जितना आपका कलेक्शन हुआ, आपके राज्य में जितना कलेक्शन हुआ, टैक्स कलेक्शन हुआ, उस टैक्स कलेक्शन का अगर 14% एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर प्राप्त नहीं होगा तो उसकी भरपाई, जो भी आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। जैसे मान लो कि 2015-16 में मान लो कि किसी राज्य को 1 करोड़ रुपए की रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो 16-17 में कितनी प्राप्त होनी चाहिए? 1.14 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 17-18 में कितना होना चाहिए? तो इसका 14% एक्स्ट्रा कर लो, लगभग हो जाएगा 1.30 करोड़।
तो मान लो अगर 2017-18 में 1.30 करोड़ 1,30,00,000 रुपए की टैक्स प्राप्ति नहीं होती है राज्यों को मान लो उस समय में टैक्स की प्राप्ति होती है 1,10,000 करोड़ रुपए। देखो 17-18 में जो है राज्यों को प्राप्त कितना होना चाहिए 1.30 करोड़ 1,30,00,000 रुपए, लेकिन मान लेते हैं कि राज्यों को प्राप्ति हुआ 1.20 करोड़। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 10 लाख रुपए का गैप हुआ, इस गैप की भरपाई, ये जो नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ये केंद्र सरकार ने कहा है, और ये ना सिर्फ कहा है बल्कि संविधान के संशोधन के द्वारा ये संविधान में भी डाल दिया गया। और ऐसा प्रावधान था कब से कब के लिए? ऐसा प्रावधान था 2017 से लेकर के 22 तक के लिए। यानी 2017 से लेकर के 22 तक प्रति वर्ष अगर आपके कलेक्शन रेवेन्यू में 14% अधिक की बढ़ोतरी नहीं होती है, 14% अधिक की इंक्रीमेंट नहीं होती है, तो वैसे कंडीशन में आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई केंद्र सरकार आपको करेगी। ऐसा केंद्र सरकार ने राज्यों को आश्वासन दिया। और केंद्र द्वारा जो है राज्यों को प्रत्येक 2 महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना था। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भुगतान कैसे किया जाता है? तो उसका एक सिंपल फंडा था। देखो जीएसटी का 5 स्लैब होता है। एक 0% होता है, 0% जीएसटी लगता है, जैसे नमक वगैरह पे आपको 0% जीएसटी लगता है। उसके बाद 5% जीएसटी का स्लैब है। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब है 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद 28%। ये 5 स्लैब जीएसटी के हैं। और कई जगह क्या होता है कि जीएसटी के अलावा जो है सेस भी लगता है। कई जगह जो है 28% तो जीएसटी लगता ही है, उसके अलावा सेस भी लगता है। जैसे सीन उत्पाद में, सीन मतलब होता है पाप, तो सीन प्रोडक्ट में जीएसटी के अलावा सेस भी लगता है। जैसे गुटखा हो गया, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, यहाँ पे 28% जीएसटी तो लगता ही है, उसके साथ सेस भी लगता है। इसके साथ ही साथ जो लग्जरी गाड़ी होती है, BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, ये सब पे 28% जीएसटी के अलावा सेस भी लगता है। तो ये जो सेस लगता था, जिसे उपकर कहा गया, इस सेस के माध्यम से राज्यों के जो नुकसान होता था उसकी भरपाई की जाती थी, इस सेस के माध्यम से। अब क्या हो रहा है कि वर्तमान में कोरोना के समय में जीएसटी राज्यों को कम मिल रहा है, केंद्र सरकार को कम मिल रहा है, लोग कम गाड़ी खरीद रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार को सेस मिल ही नहीं रहा, और केंद्र सरकार को सेस की प्राप्ति काफ़ी कम हो रही है। तो राज्यों की नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार कैसे करेगी, इसी को लेकर के कल जीएसटी काउंसिल में चर्चा हुआ। तो उसके बाद जीएसटी काउंसिल में चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को 2 विकल्प दिया। पहला विकल्प दिया कि कोरोना प्रभाव के कारण राज्यों को जो भरपाई होने वाली है, राज्यों को जो नुकसान होने वाला, वो टोटल राज्य को मिला दिया जाए, भारत में जितने भी राज्य हैं सभी को मिला दिया जाए, तो 2.35 लाख करोड़ रुपया होता है। इतना रुपए टोटल राज्यों को नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई किसको करनी है? केंद्र सरकार को करनी है। नियम के अनुसार इन सारे रुपए की भरपाई केंद्र सरकार को करनी है। लेकिन यहाँ मैटर होता है एक्ट ऑफ गॉड। यहाँ मैटर उठ गया देवीय आपदा की कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार ने कहा कि अगर मान लेते हैं कोरोना नहीं होता, अगर कोरोना नहीं होता, अगर जीएसटी नहीं होता, अगर जीएसटी नहीं होता, केंद्र सरकार ने क्या कहा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि केंद्र सरकार ने कहा कि अगर जीएसटी नहीं होता है तो 1.38 लाख करोड़ का नुकसान आप सभी को होता। जीएसटी नहीं होता और कोरोना की आपदा अगर आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप सभी को नुकसान होता है 1.38 लाख करोड़ का। तो ये कोरोना के कारण ये आपदा जो आई है इसका नुकसान हुआ है, और इसका नुकसान अगर मानते हैं जीएसटी नहीं होता फिर भी आपको 1.38 लाख करोड़ का आपको नुकसान होता, जिसका बियर आपको खुद करना पड़ता। और चूंकि जीएसटी लग गया है, ऐसे कंडीशन में एक्स्ट्रा 97,000 करोड़ का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है। राइट, अब देखो इसको जोड़ लो, 1.38 लाख करोड़
प्लस 97,000 करोड़ कितना हो गया? 2.35 लाख करोड़। क्लियर है? केंद्र सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कोरोना की आपदा आ जाती और जीएसटी नहीं होता तो आपको 1.38 लाख करोड़ का नुकसान होता, जिसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जीएसटी के कारण आपको एक्स्ट्रा 97,000 का नुकसान हो रहा है और टोटल मिलाकर के 2.35 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे, 1.3 लाख करोड़ की भरपाई हम नहीं करेंगे। हमारे पास भी पैसा नहीं है, हमारी भी स्थिति सही नहीं है। हम ये काम कर सकते हैं कि 97,000 करोड़ की भरपाई हम कर सकते हैं। क्लियर है इतना तक? अब देखो 97,000 करोड़ का भरपाई हम फिलहाल आपको नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहला विकल्प दिया गया है कि या तो एक काम करें कि 97,000 का ऋण जो है आरबीआई आपको ऋण देगी। मैं आरबीआई को कह देता हूं, मैं एज ए केंद्र सरकार आरबीआई को कहता हूं, आरबीआई आपको ऋण देगी 97,000 करोड़। और इसे जो है 2022 तक हमारा कमिटमेंट था, जो सेस है, सेस के माध्यम से आपको भुगतान करने का जो कमिटमेंट था 2022 तक का था। ऐसा हम कर सकते हैं कि 2022 के बाद भी जो सेस मिलेगा, 2023 में भी जो सेस मिलेगा, उस सेस को हम आपको दे देंगे और आप जो है ऋण आरबीआई को चुका देना। क्लियर है? पहला विकल्प दिया गया 97,000 करोड़ जो है आपको आरबीआई से हम दिला देते हैं, आप उसका जो ऋण होगा उसकी भुगतान आप सेस से कर देना और उस सेस का भुगतान मैं आपको कर दूंगा 2023 में, चूँकि हमारा कमिटमेंट सिर्फ 2022 तक के लिए आपके साथ है। और दूसरी जो बात कही गई वो कही गई कि पहला ऑप्शन ये है, दूसरा विकल्प आपके पास यह है कि 2.35 लाख करोड़, ये लाख करोड़ है, 2.35 लाख करोड़ का ऋण आप मार्केट से ले सकते हैं और हम ये कर सकते हैं आपको कि सस्ती दर पे हम आपको ऋण दिला देंगे, सस्ती दर पे हम आपको लोन दिला देंगे मार्केट से, आप मार्केट से ऋण ले सकते हैं। देखो राज्यों को जो है एक लिमिट सीमा तक राज्य जो है उधारी ले सकता है। राज्य सिर्फ 3% तक अपने स्टेट जीडीपी का उधारी ले सकता है। कोरोना के समय में इसको बढ़ा करके 3.5% कर दिया गया, यानी राज्य की जो स्टेट जीडीपी है उसका महज 3.5% ही राज्य जो है उधारी ले सकता है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है आप उधारी लीजिए, कोई इशू नहीं है, हम ये लिमिट भी बढ़ा देंगे और जो है आप मार्केट से सस्ता दर पे ऋण ले लीजिए, हम आपको मार्केट से सस्ता दर पे ऋण प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये दो विकल्प दिया गया है, लेकिन कई सारे राज्य मानने के लिए तैयार नहीं है। कई सारे राज्यों ने कहा है कि आपने हमें कमिटमेंट किया था, जब हम जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाले थे अपने राज्य में, उस समय में आपने हमें प्रॉमिस किया था और आप ही के प्रॉमिस के आधार पे हमने अपने राज्य में जीएसटी इंप्लीमेंट किया है। आप टोटल की टोटल भरपाई करें 2.35 लाख करोड़ रुपये। केंद्र सरकार का कहना है कि ये एक्ट ऑफ गॉड की कंडीशन है, दिव्य आपदा की कंडीशन है। अगर जीएसटी नहीं होता तो भी आपको नुकसान होता, तो जीएसटी नहीं होने के बाद जो आपको नुकसान होता है उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। जीएसटी के कारण जो स्पेशल नुकसान हुआ है कोरोना के समय में उसकी भरपाई हम कर सकते हैं और वो है 97,000। देखते हैं, 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन के बाद जो है राज्य सरकार क्या करता है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानकारी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बाकी आप एक बार इसको पढ़ लेना। अरावली पर्वत लगातार चर्चा में बना हुआ है, आपको जानकारी होना चाहिए अरावली पर्वत के बारे में, अपने बेसिक बुक से इसको पढ़ लेना। एस जयशंकर और वांग ई की मुलाकात पे निगाहें। एससीओ की मीटिंग होने वाली है, कहाँ पे? तो रूस में, रशिया में एससीओ की मीटिंग होने वाली है और उसको लेकर के दोनों ही देश के विदेश मंत्री जो है उसमें मिल सकते हैं, भारत और चीन के विदेश मंत्री उसमें मिल सकते हैं। तो बेसिक हम एससीओ के बारे में एक बार जानकारी प्राप्त करते हैं। एससीओ क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर सरकारी क्या होता है? जब दो सरकार मिल करके किसी संगठन का पार्ट हो तो उसे अंतर सरकारी निकाय या अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। प्रारंभ में यह संघाई 5 के नाम से जाना जाता था।
संघाई 5 97 में 96 में बना था। 1996 में संघाई 5 बना था, जिसमें कजाकिस्तान थे, चीन थे, किर्गिस्तान थे, रूस था और तजाकिस्तान था। बाद में जो है 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई है, एससीओ की स्थापना हुई है। और इसमें एक अन्य देश जुड़ा, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद ये संघाई सहयोग संगठन बना। संघाई 5 से संघाई सहयोग संगठन बना। इसकी आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है। और वर्तमान में जो देश हैं उस देश में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान पहले से शामिल है। उज्बेकिस्तान बाद में शामिल हुआ और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ। टोटल मिलाकर के 8 देश इसके सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया जो है एससीओ के पर्यवेक्षक कंट्री हैं। एससीओ की संरचना, राष्ट्र प्रमुखों की परिषद होती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें शामिल होने के लिए नॉर्मली जाते हैं। शासन प्रमुखों की परिषद अलग होती है, विदेश मंत्रियों की परिषद अलग होती है, और इसी विदेश मंत्रियों की परिषद के मीटिंग में भाग ले सकते हैं हमारे देश के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री। साथ ही साथ एक संगठन है जो आतंकवाद को रोकने का काम करती है और इसका नाम है रेड्स, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। रेड्स कहा जाता है अंग्रेजी में इसे। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद में है। इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। और संघाई सहयोग संगठन सचिवालय एक 5 ऑर्गन है। एससीओ की संरचना का 5 पार्ट है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एससीओ के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। कितने देश हैं? 8 देश हैं। सभी देश का नाम आपको जानकारी होना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर पूरे हिंद क्षेत्र के लिए अहम। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि पूरा जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है, उस इंडियन ओशन के क्षेत्र में भारत का रक्षा के क्षेत्र में डिपेंड होना, भारत का रक्षा के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होना, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं होना, आत्मनिर्भर होना पूरे हिंद महासागर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है, राइट। तो ऑलरेडी रक्षा को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 101 रक्षा उपकरणों के आयात पे सरकार रोक लगा रही है और सरकार इसका निर्माण इंडिया में करेगी। और इसके साथ ही साथ क्या क्या रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार ने प्रयास किया है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। बाकी जाकर के एक बार इसको पढ़ लेना, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैटर है पाकिस्तान को लेकर के। पुलवामा हमला हुआ था 19 में, फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ था और उसको लेकर के NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना चार्जशीट सबमिट किया है। और इस चार्जशीट में किसकी चर्चा किया गया है? इस चार्जशीट में जो है जैसे मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर, इस पे इल्ज़ाम लगाया गया है। और इस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, बाकायदा इस पे प्रूफ किया गया है, भारत सरकार ने प्रूफ किया है। लगभग NIA 1.5 ओवर से अधिक जांच की और जांच करने के बाद अपना चार्जशीट सबमिट किया और उसमें कहा है कि जैसे मोहम्मद मसूद अजहर के इशारे पे पुलवामा हमले की साजिश किया गया था, पुलवामा हमले हुआ था। जैसे मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर कहाँ रहते हैं? वो पाकिस्तान में रहते हैं, सभी को पता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा उसे आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है, बावजूद वो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इसको मानने से इनकार कर रहा। पाकिस्तान भारत के किसी को रिपोर्ट को मानने से नॉर्मली इनकार कर देता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि NIA ने एक दिन में इल्ज़ाम लगाया इस पर, ऐसा नहीं है। NIA लगभग 1.5 वर्ष लगातार रिसर्च करती रही और उसके बाद उन्होंने पाया कि जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर शामिल हैं पुलवामा हमले को में।
एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, लेकिन एक बार आपको जानकारी होनी चाहिए ये दोनों न्यूज़ और साथ ही साथ इस न्यूज़ को। और ये सारे के सारे न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हल करना होगा तकनीकी संप्रभुता का सवाल। किस तरह से तकनीक के माध्यम से, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी कंपनी जो है विश्व में सरकार को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, विश्व के सरकार को प्रभावित करने का काम करती है। किसी देश में, कई सारे देशों में, अफ्रीकन कई सारे कंट्री में ये सारी की सारी जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़े बड़े कॉरपोरेट होते हैं, सत्ता को पलटने का काम करती है, राइट, या सत्ता में अपने लोगों को बिठाने का काम करती है। क्योंकि अकेले अगर आप कंपेयर करो तो अकेले एप्पल का जो है, अमेरिकन कंपनी एप्पल का जो टोटल टर्नओवर है या टोटल इसका एसेट्स है वो भारत की जीडीपी के बराबर है। तो अमेरिका का एक कंपनी भारत के जीडीपी के बराबर एसेट्स रखता है, आप समझ सकते हो। तो निश्चित तौर पे ये सारी की सारी कंपनी जो है भारत सरकार को प्रभावित करने का काम करती है, और फेसबुक के मैटर में हमने देखा भी है। तो इसको जाकर के एक बार खुद से पढ़ लेना आप। हालांकि मैं एक टैक्स का जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम है गाफा टैक्स, GAFA, गाफा टैक्स। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, आई गेस 17 या 16 में क्वेश्चन पूछा था। तो गाफा टैक्स क्या होता है? G फॉर गूगल, A फॉर अमेजॉन, F फॉर फेसबुक और A स्टैंड्स फॉर एप्पल। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल टैक्स। और ये टैक्स किसने लगाया था? ये टैक्स लगाया है फ्रांस गवर्नमेंट ने। उसके बाद ये चर्चा बन रहा है कि क्या भारत सरकार भी इस तरह से टैक्स लगा सकता है डिजिटल कंपनी के खिलाफ, इन कंपनियों के लिए। तो चर्चा में बना हुआ भारत में भी कि इन कंपनियों के लिए क्या भारत में टैक्स लग सकता है। देखते हैं कब टैक्स लगता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए गाफा टैक्स के बारे में जो फ्रांस सरकार ने लगाया है इन कंपनियों पे। बाकी एक बार पढ़ लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नए भारत की नींव नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति पे ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन आज जो है शिक्षा मंत्री का एडिटोरियल लिखा हुआ, इसको निश्चित तौर पे पढ़ें आप। रमेश पोखरियाल निशंक, ये भारत के वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं और इसी का आर्टिकल दिया हुआ। लेकिन मैं एक चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ। देखो, इन्होंने कहा है कि मेकाले ने हमें हीन भावना से ग्रसित कर पश्चिम सभ्यता को उस्तर बनाने का काम किया है। देश की शिक्षा एवं संस्कृति को मूल ढांचा ही बदल दिया है और ऐसे भारतीयों को तैयार किया है जो सोच समझ, मूल्यों एवं विचारों से विदेशी हैं परंतु रंग रूप से स्थानीय हैं। मेकाले का एक फेमस कोट था कि ब्रिटेन की किसी एक लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय हैं, ब्रिटेन की जो किसी एक लाइब्रेरी में जितना किताब है और उस किताब में जितना ज्ञान है, पूरे भारत में जितने भी किताब है उस ज्ञान से कहीं अधिक ज्ञान ब्रिटेन की सिर्फ एक लाइब्रेरी की किताबों में है। तो ये कोटेशन था मेकाले का। और मेकाले जो है एक तरह से एग्जैक्ट कोटेशन है ये, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने ऐसे भारतीयों को क्रिएट करने का काम किया है जो देश देखने में रंग रूप में भारतीय है, लेकिन उसकी सोच, उसकी समझ, वो उस पर विदेशी प्रभाव है। और इसका प्रभाव आप यूपीएससी में भी देख सकते हैं। यूपीएससी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपीएससी में लगभग 97% अंग्रेजी माध्यम के लोग सेलेक्ट हुए हैं। अंग्रेजी माध्यम के लोग 97% सेलेक्ट हुए हैं पिछले वर्ष 2019 में। तो निश्चित तौर पे मेकाले ने जो काम किया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने किया था, और उसका परिलक्षण अभी तक दिख रहा है भारत के समाज में। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसको चेंज करने का कोशिश किया जा सकता है। इसी को लेकर के आर्टिकल है, आप जाकर के पढ़ लेना। और यहाँ भी इसी को लेकर के चर्चा है। कर्ज बांटने में कोताही नहीं करे बैंक, शशिकांत दास। कौन है? आरबीआई गवर्नर हैं। इन्होंने कहा है कि हमने रेपो रेट काफ़ी कम किया है,
हम आपसे काफ़ी कम में हम आपको पैसा दे रहे हैं, यानी बैंक को पैसा दे रहे हैं। तो आरबीआई ने रेपो रेट काफ़ी कम किया। आरबीआई बैंक को काफ़ी कम दर पे इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है, लेकिन बैंक को आरबीआई पैसा दे रही है कम दर पे। क्या बैंक जो है सामने को ऋण दे रहा है, सामने वाले को ऋण दे रहा है, सामने उद्योगपतियों को ऋण दे रहा है, सामने लोगों को ऋण दे रहा है? तो बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी कहा है कि जिस अनुपात पे बैंक ने अपना रेपो रेट कम किया, उस अनुपात में जिस अनुपात में आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया, उस अनुपात पे बैंक जो है आगे ऋण देने का काम नहीं कर रही है। तो इसका प्रमुख कारण है कि बैंकों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, बैंकों को जो है आपत्ति है, बैंकों का पैसा ऑलरेडी फंसा हुआ है, काफ़ी एनपीए हो चुका है। ऐसी कंडीशन में बैंकों को लगता है कि अभी अगर वो ऋण देने का काम करेंगे तो उसका पैसा भी मार्केट में फंस जाएगा। इसलिए बैंकों में एक तरह से कह सकते हैं फियर भावना है कोरोना के समय में, इसलिए बैंक ऋण देने का काम नहीं कर रही है। देखो, बेसिकली आपको एक बात समझना होगा कि जब भी क्राइसिस की कंडीशन हो, जॉन मिनार्ड किन्स का नाम याद रखना। जॉन मिनार्ड किन्स ने कहा था कि जब भी क्राइसिस की कंडीशन हो, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन हो, वैसी कंडीशन में सरकार को खुल के खर्च करना चाहिए। सरकार को अधिक से अधिक पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में करना चाहिए, और सरकार अधिक से अधिक पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में करेगी तो इससे क्या होगा कि मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा, मांग क्रिएट होगा। और मार्केट में अगर मांग क्रिएट हुआ तो उसके बाद क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जैसे कोरोना के समय में हमने क्या देखा कि मास्क का मांग अचानक बढ़ गया, सैनिटाइजर का मांग अचानक बढ़ गया, पीपी किट का मांग अचानक बढ़ गया। और भारत जो पीपी किट का पूर्ण रूप से आयात करता था, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, द्वितीय सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया। महज 2 महीने के अंदर भारत पीपी किट का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया विश्व में। तो डिमांड क्रिएट करना जरूरी है, और डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि लोगों के पास हम पैसा दें, अधिक से अधिक पैसा जो है बैंकों के माध्यम से लोगों के जेब में पहुंचाएं। लोगों के पास पैसा जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार अगर लोगों को मिलेगा तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा तो क्या होगा, सेविंग होगा, बचत होगा, और सेविंग होगा तो फिर लोग निवेश करेंगे। तो इकोनॉमिक साइकिल एक तरह से हमारा मूव करेगा, राइट। इसलिए इसे इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है, निवेश चक्र भी कहा जाता है, इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है। और इसमें अगर एक भी साइकिल अगर टूटेगा तो पूरा हमारा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है, पूरा हमारा इकोनॉमिक चौपट हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि लोगों को अधिक से अधिक पैसा हम पहुंचाएं। और यही कारण है कि लगातार आपने देखा होगा कि जो भी मीटिंग आरबीआई की होती थी, एमपीसी की जो भी मीटिंग होती थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वहाँ पे रेपो रेट को कम किया जाता था। रेपो रेट को कम करने का एकमात्र उद्देश्य था कि बैंक अधिक से अधिक लोन डिस्ट्रीब्यूट करे मार्केट में, ताकि मार्केट में मांग क्रिएट हो। लेकिन बैंक उस अनुसार से लोगों को पैसा देने का काम नहीं कर रही थी। देवीय घटना है कोरोना, घटेगा इकोनॉमी का असर, एक्ट ऑफ गॉड, इसी को देवीय घटना कहा जाता है, राइट। एक बार इसको भी पढ़ लेना, फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया। अटल सुरंग बन के तैयार, सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखो, रोहतांग सुरंग को जो है अटल सुरंग का नाम दिया गया, रोहतांग सुरंग को ही अटल सुरंग का नाम दिया गया, बन के तैयार हो गया है। वनडे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी होना चाहिए इसमें कि लेह को मनाली से ये कनेक्ट करेगी, मनाली को लेह से कनेक्ट करेगी। यानी जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, चाइना के बॉर्डर पर हमें पहुंचना है, तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सुरंग, जिसका नाम है अटल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग भी कहा गया। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। लेह से मनाली को कनेक्ट करने का काम करेगी।
ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A 101 संविधान संशोधन, आर्टिकल 279A 101 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 279A को भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसी के तहत जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।